अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर सीए इंटर बीकॉम के लिए भी आप इसे मान सकते हो। फॉर सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और पेपर नंबर 8 है। और आपका इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सर आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है, ये पांचों टॉपिक सर मैंने करवा दिए थे कल। इसकी सारों की वीडियो आपको मिल जाएगी। और सर मैंने कल आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सर, ये वाला टॉपिक भी सर मैंने कल आपको इसको समझाया भी था कि कैसे बुक वैल्यू का यूज करना है, कैसे आपको मार्केट वैल्यू का यूज करना है लास्ट वीडियो में। और इस पे बेस मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाया था एग्जाम्पल नंबर 16 और दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आज अपन इस वीडियो में इतना ही कवरेज रखेंगे कि आज अपन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और दो और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, ठीक है। देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले वही आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपके पास सर गिवन है ही, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे फॉर्मेट यहाँ पे कि सबसे पहले इक्विटी, फिर डेब्ट, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर रिटेन अर्निंग, फिर उनकी बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू के बेसिस पे निकाल रहे हैं तो फिर कॉस्ट जो उनकी आई है, फिर जो उनका वेट किस बेसिस पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे जो वेट है उनका वो लिखना है। फिर इन दोनों का अपन को क्या करना है सर, प्रोडक्ट करना है। बताया था नहीं बताया था? यस सर बताया था। फिर अपने पास क्या आ जाता है सर, केओ आ जाता है। केओ का मतलब होता है सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर अपन सर केओ की जगह WACC भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सर अपने इस वाले क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, गामा लिमिटेड हैज एन इशू ऑफ 5 लाख, हैज एन इशू 5 लाख रुपी 1 ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है, जिसकी करंट डिविडेंड जो प्राइस है वो है 1.5 रुपी पर शेयर। करंट डिविडेंड जो मार्केट प्राइस है वो है 1.50 रुपी पर शेयर। कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे पर शेयर, मतलब 0.27 पैसे का तो उसने क्या दिया है सर, डिविडेंड दिया है, और 1.50 उसकी क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हुआ? यस सर, मार्केट प्राइस उसकी 150 है एंड सर जो उसका लास्ट ईयर डिविडेंड है, उसका जो सर लास्ट ईयर डिविडेंड है, क्यों सर आपको कैसे पता चला कि सर ये लास्ट ईयर डिविडेंड है? बिकॉज सर इसमें क्या लिखा था, कंपनी है जस्ट पेड, जस्ट पेड किया है, कंपनी ने पे किया है। पे किया है मतलब ये आपका पास्ट की बात कर रहा है, और जैसे ही पास्ट की बात होती है तो सर उसे अपन D0 कहते हैं, डिविडेंड जीरो, D0 कहते हैं। D0 का मतलब होता है सर लास्ट डिविडेंड है 0.27, और डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड, इट मीन सर ये D1 की बात कर रहा है, टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर द सम टाइम, मतलब डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो आपका सर इतना ही रहेगा 0.27 पैसे, ठीक है। कंपनी हैज नो डेप्ट कैपिटल, कंपनी के कोई डेप्ट कैपिटल नहीं है। कंप्यूट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे आप एक बात बताइए, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, तो एक बात बताइए सर मेरे को आप फटाफट से कि सर एक बात बताइए, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, यहाँ पे क्या सर अपन को कोई मार्केट प्राइस गिवन है क्या? यस सर, मार्केट प्राइस गिवन है। अपन को इसने क्या बोला कि किसी चीज और से निकालना है क्या? मुझे नहीं पता सर किस चीज से निकालना है। मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी निकाल लेंगे और सर बुक वैल्यू के बेसिस पे निकाल लेंगे। सर बुक वैल्यू के बेसिस पे कैसे निकालेंगे सर, 5 लाख शेयर्स है, 1 रुपए का ऑर्डिनरी शेयर है, तो इट मीन सर 5 लाख रुपए के आपकी क्या हो गई सर, बुक वैल्यू हो गई। और सर अगर मैं इसकी बात करता हूं मार्केट प्राइस की, तो सर 1.5 रुपए पर शेयर है, 1.5 इंटू 5 लाख करोगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा सर, 7.5 लाख रुपए आपके पास क्या हो जाएगा सर, मार्केट प्राइस इक्विटी की, ठीक है। तो चलो ये तो पता चल गया कि सर अपन को इस क्वेश्चन में क्लेरिफाई नहीं है कि अपन को बुक वैल्यू से निकालना है या मार्केट वैल्यू से निकालना है, अपन दोनों मेथड से निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे इससे भी निकालेंगे। बट एक बात बताओ सर, सबसे पहले अपन को क्या लिखने होते हैं, सोर्स लिखने होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि सर ओनली इसके पास क्या है, ओनली इक्विटी है। ओनली क्या है सर इसके पास, इक्विटी, इक्विटी के अलावा कोई है ही नहीं। तो सर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इक्विटी की कॉस्ट निकाल लूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लूं, वही इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। क्यों सर? क्योंकि सर इसके कैपिटल में और कोई, इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में और कोई है ही नहीं इक्विटी के अलावा, इसने पूरा के पूरा पैसा ही इक्विटी से मंगाया है। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विटी को जो ये पैसा देगा, मतलब जो इक्विटी की जो कॉस्ट होगी वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। यस सर आप कह सकते हो। तो बस काम ही खत्म। जब सर उसके पास एक ही सोर्स है तो सर जो उसकी कॉस्ट होगी वही तो उसकी सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। यस सर, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो सर? यस निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के सर मैंने आपको 4 मॉडल बताए थे, कौन सा मॉडल इसमें लग रहा है?
पहला डिविडेंड मॉडल था, दूसरा ग्रोथ मॉडल था, तीसरा आपका क्या बोलते हैं अर्निंग मॉडल था, चौथा आपका कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल था। तो सर कौन सा लग रहा है? सर ग्रोथ मॉडल लग रहा है क्या? नो सर, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ गिवन नहीं है, तो ग्रोथ मॉडल नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रोथ गिवन नहीं है, ग्रोथ मॉडल नहीं लगेगा। सर दूसरा अर्निंग मॉडल, नो सर, अर्निंग भी गिवन नहीं है, अर्निंग के लिए सर ईपीएस चाहिए, ईपीएस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तीसरा डिविडेंड मॉडल, यस सर डिविडेंड मॉडल लग सकता है, क्योंकि सर उसके अंदर अपन को डी जीरो चाहिए, और डी जीरो गिवन है क्या? यस सर डी जीरो गिवन है। तो डी जीरो में किसका डिवाइड करते हैं सर अपन? मार्केट प्राइस का, वो सर मार्केट प्राइस, इट मीन सर अपन डी जीरो में किसका डिवाइड करते हैं? नेट प्रोसीड का। सर नेट प्रोसीड यहाँ पे क्या लेंगे? सर नेट प्रोसीड देखो सर यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग है, सर आपको कैसे पता चला एग्जिस्टिंग है? सर इसने क्या लिखा? हैज इन इशू, हैज मतलब उसने पहले ही इशू कर चुका है वो, और पहले ही इशू कर चुका है, तो सर आज के लिए उसके लिए वो एक एग्जिस्टिंग इशू है, और एग्जिस्टिंग इशू में सर हमेशा नेट प्रॉफिट आपका सर मार्केट प्राइस लिया जाता है, और मार्केट प्राइस कितना है सर आपका? 1.50। तो सर मैं क्या कह सकता हूं? डिविडेंड मॉडल का यूज करके सर मैं इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूं। कैसे? डी जीरो डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, और सर डी जीरो कितना है सर इसका? 0.27। डी जीरो कितना है सर? 0.27। 0.27 क्यों सर? 27 पैसे हैं, इस मीन सर 0.27 डिवाइड बाय 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100। सर आपको सॉल्यूशन बताता हूं, ऐसे नहीं कैसे कर रखा है, ये देखो सर 0.27 डिवाइड बाय 1.50 इक्वल्स टू सर आ गया 0.18, और 0.18 ही सर आपका क्या हो गया? 18%। सर क्या हो गई आपकी? 18% हो गई सर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो सर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई सर, वो हो गई आपकी कितनी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई सर आपकी कितनी? 18%। बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया, डिविडेंड मॉडल लगाया है। क्लियर? यस ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर, उसमें बस सिंपल सी बात है सर, आपको करना क्या है, एक बात का ध्यान रखना है सर आपको। दूसरा क्वेश्चन सर देखो, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, 15% रिडीमेबल डिबेंचर्स गिवन है, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर गिवन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कंपनी की वो कितनी? 16.30% है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर पहले ही गिवन है, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले ही गिवन है। इनकम टैक्स सर 30% है। आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है क्वेश्चन में सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी निकालना है सर। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, क्या इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि सर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के सर दो फॉर्मूले, एक तो बुक वैल्यू के बेसिस पे, एक मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। सर इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि सर मार्केट वैल्यू किसी चीज की इतनी गिवन है क्या सर अपन को मार्केट वैल्यू? कहीं नो सर, कहीं गिवन नहीं है मार्केट वैल्यू। तो इट मीन सर इस क्वेश्चन को सिर्फ हम किससे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सिर्फ हम कर सकते हैं सिर्फ ओनली की ऑन बुक वैल्यू के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है सर, यस। अब अपन को सबसे पहले क्या करना होता है सर, स्टेप देखेंगे तो सर सबसे पहले अपन को सोर्स लिखना होगा। इक्विटी भी है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, लिख दिया सर। दो टाइप के डेप्ट है, तो सर अपन को दो टाइप के डेप्ट लिखने पड़ेंगे, 10% कन्वर्टेबल और 15% रिडीमेबल। क्लियर हो गई बात? यस सर। अपन को इसकी बुक वैल्यू लिखनी पड़ेगी सर 65 लाख, अपन को 12 लाख प्रेफरेंस शेयर में लिखना पड़ेगा, 15% डिबेंचर में 20 लाख लिखना पड़ेगा, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर में सर अपन को 8 लाख लिखना पड़ेगा। सर ऐसे बुक वैल्यू भी लिख दोगे? यस सर। इसकी कॉस्ट, सर कॉस्ट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सर अपन को गिवन है 16.30%, तो सर अपन 16.30% तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो लिख देंगे, लेकिन सर अब 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी लिखेंगे? सर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी लिखेंगे? सर एक बात बताऊं मैं, अगर आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में सर अगर आपको नहीं पता चल रहा कि अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर अपन को बता रखा था कि D अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, D अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं अगर वो इरिडेमेबल है, और सर अगर वो रिडेमेबल है तो D प्लस MV माइनस NP अपॉन N ब्रैकेट में बंद डिवाइड करेंगे MV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते थे, बट सर इस बड़ी क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये है कि सर इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन नहीं है? सर इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। सर क्यों गिवन नहीं है? बिकॉज सर आप देख सकते हो कहीं लिखा हुआ है क्या नेट प्रॉफिट? नो सर, कहीं नहीं लिखा हुआ नेट प्रॉफिट, नहीं लिखा हुआ ना सर आपके लिए, कहीं भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ सर, देख सकते हो सर कहीं भी नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। इस कारण से सर अपन क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जितनी 12% है जो रेट है वही आपकी क्या मानी जाएगी सर? कॉस्ट, वही क्या मानी जाएगी सर? कॉस्ट। और सर डिबेंचर वाले केस में क्या करते हैं सर,
जो भी रेट गिवन है उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे सर। 15% में से 13% टैक्स माइनस कर देंगे। ऐसे सर जो 10% है उसमें से भी 30% टैक्स माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि अपने पास नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। आई बात समझ में? देखते हैं सर सॉल्यूशन, देखते हैं सर सॉल्यूशन, देखते हैं कि कैसे हो रखा है सर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सर, पहले इसने वही लिख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% रिडीमेबल डिबेंचर, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर इनकी बुक वैल्यू लिख दी 65 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 8 लाख सर। ठीक है, उनकी बुक वैल्यू लिख दिया आपने। उसके बाद सर इन बुक वैल्यू के बेसिस पर सर आपने क्या लिख दिया सर, इनका वेट। वेट कैसे आया सर? सिंपल सी बात है, 65 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख, ये आ जाएगा। ऐसे सर 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख 1.90 आ जाएगा। 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख सर 0.076 आ जाएगा। ठीक है सर, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल की सर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी गिवन थी सर? आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की सर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी गिवन वो कितनी थी सर? आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी इक्विटी शेयर कैपिटल की सर थी कितनी? 16.30%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी मानोगे सर? 12%। ठीक है, देखते हैं सर क्या यही हो रखा है क्या? यस सर, देखो 16.13%, 12% सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। सर डिबेंचर के लिए मैंने क्या कहा था सर? डिबेंचर्स मतलब डेप्ट के लिए, डेप्ट के लिए मैंने क्या कहा था सर? उसमें टैक्स की सेविंग होती है तो अपन को टैक्स माइनस करना होगा। क्या करना होगा सर? अपन को टैक्स माइनस करना होगा। तो देखो एक बात बताओ सर, ये कितना गवर्न है अपन को? 15%। 15% में से अगर मैं 13% माइनस कर दूंगा तो सर 15 का 30% कितना होता है? 15 का 30% सर 15 का 30% कितना होता है सर? 4.5। 4.5% माइनस कर दूंगा अगर मैं 15% में से, तो सर मेरे पास बचेगा कितना सर? 10.5। क्या 10.5 लिख रखा है क्या सर रिडीमेबल डिबेंचर्स का? देखने देना सर। यस सर, 10.5 ही लिख रखा है। ऐसे सर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर 10% है, 10% में से सर टैक्स माइनस कर देंगे। 30% का कितना आ गया सर? 7%। तो सर 0.07 लिख देंगे। यस सर, अब इन दोनों को सर आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय वेट और कॉस्ट को। यस सर, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आके इन दोनों को सब जब जोड़ लेंगे सर, जब अपन इनको जोड़ लेंगे किनको? इस वाले कॉलम को सर जब अपन जोड़ लेंगे इसको 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 और इसको जब जोड़ लेंगे तो सर अपने पास आ जाएगा कितना? 0.1399। और सर जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो सर अपने पास आ जाएगा KO 13.99%। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, मुझे इस क्वेश्चन से 3 चीज सीखने को मिली। अगर सर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सर मैं क्या करूंगा सर? मैं जो मेरी डेप्ट की जो परसेंटेज है उसमें से टैक्स माइनस कर दूंगा। डेप्ट की परसेंटेज में से टैक्स माइनस रेट माइनस कर दूंगा। और सर जो बाकी जितने भी है प्रेफरेंस शेयर उनमें कोई टैक्स वैक्स माइनस नहीं करूंगा, उसमें तो डायरेक्टली परसेंटेज ले लूंगा। आज के लिए इतना ही। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।